नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बेरोज़गारी से बहुत बड़े बड़े खतरे पैदा हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। और दुनिया भर में बेरोज़गारी से कौन कौन से खतरे होते हैं इसके बारे में आपने सुना होगा। मैंने भी कई वीडियोज़ में आपको बताया कि किस तरह से हमारे देश में क्राइम बढ़ सकता है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ सकता है, दूसरी चीज़ें बढ़ सकती हैं। लेकिन एक समस्या ऐसी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों का दिमाग नहीं जाता, लेकिन इसी धरती पे, इसी दुनिया में बेरोज़गारी से खड़ी हुई उस बहुत बड़ी समस्या को हमने देखा है। और आज मैं आपसे उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और आपकी आंखें खुली रह जाएंगी जब आपको ये पता चलेगा कि बेरोज़गारी एक लॉन्ग टर्म में किसी देश को कैसे बर्बाद करती है। सबसे पहले मैं भारत की बेरोज़गारी पे कुछ 2-4 बातें बता दूं। आगे पूरा विषय उसी पर रहेगा। 5 साल में 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां घट गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप ये जो CMI की रिपोर्ट थी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, उसकी रिपोर्ट थी। मैंने इस पर वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था। और इसकी हालत ये है कि कुल कामगारों की संख्या भारत में 46% से घटकर 40% रह गई, यानी 6% लोग नौकरी करने वाले भारत में कम हो गए हैं। रोज़गार बढ़ा नहीं है, घटा है, जैसा मैंने बताया। और इसमें से 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अब काम की तलाश भी छोड़ दी है। ये सारी जानकारी बाकायदा मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आगे का वीडियो शुरू करता हूँ। और आज मैं वीडियो करने वाला हूँ एक शब्द पे जिसका नाम है हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी क्या है, बेरोज़गारी से ये कैसे पैदा होती है और ये किस तरह से एक बड़ी समस्या दुनिया में बनती जा रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। हिकिकोमोरी एक जापानीज शब्द है, उस जापान की भाषा जिसको पूरी दुनिया एक समृद्ध देश के तौर पे जानती है, जिसकी अर्थव्यवस्था की चमक पूरी दुनिया में है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो बहुत ही तरक्कीशुदा मुल्क है। टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी चीज़ों में जापान मतलब बेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है। वहाँ की आर्थिक प्रगति, बहुत सारी बातों का जिक्र होता है। और ये लोग बताते हैं कि जो देश एक परमाणु बम से तबाह हो गया था, किस तरह से ऊपर चला गया। और वो जो ऊपर गया उसके पीछे वहाँ की कुछ आर्थिक रणनीतियाँ थीं। और चूँकि वो अमेरिका का पिछलग्गू देश था, अमेरिका का मित्र देश था, इसके कारण अमेरिका उसकी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करता था। वहाँ बाकायदा कंपनियों ने कार्टेल बनाए हुए थे। कंपनियाँ एक दूसरे के शेयर खरीद के उनको बढ़ावा देती थीं। और वो कंपनियों के जो कार्टेल थे, उस बाकायदा जापान की अर्थनीति का उसको एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बताया गया। और यहाँ तक स्थितियाँ थीं कि जापान में बाहर की कंपनियाँ जब कारोबार करने आती थी, उनको डिस्करेज किया जाता था और उनके ऊपर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाती थी। इस पूरे वातावरण में जापान की एक बड़ी इकोनॉमी खड़ी हुई। और जब ये इकोनॉमी खड़ी होती है जापान की, तो इस इकोनॉमी के बीच में रोज़गार की भी एक व्यवस्था होती है। और जैसे हमारे भारत में कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, ऐसे ही जापान में नौकरी का एक स्ट्रक्चर था कि जिसको मिलेगी पक्की नौकरी मिलेगी, परमानेंट रोज़गार मिलेगा। और उस रोज़गार के लिए बाकायदा कैंपस प्लेसमेंट होते थे। कैंपस से ही जो पास होकर स्टूडेंट्स निकलते थे, उन्हीं को कंपनियां एब्जॉर्ब करती थीं। और वहाँ पे कार्टेलाइजेशन इतना ज़्यादा था पूंजीपतियों के बीच में, पूंजीवाद के बीच में, कि अगर आपने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो पूरे जीवन उसी कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा। उसकी नीतियों से आप संतुष्ट हो नहीं हो, वहाँ पे आपको आपके टैलेंट की कदर हो रही हो या नहीं हो रही हो। क्योंकि अगर आपने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया जिसने आपको कैंपस प्लेसमेंट दिया है, तो आप पूरी ज़िंदगी बाहर रहेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप बेरोज़गार सदा के लिए हो जाएंगे, जैसे आपको रोज़गार सदा के लिए मिला था। यह जापान की एक बहुत बड़ी समस्या थी जो लगातार छिपती रही, क्योंकि जापान की तरक्की की बात हुई, 90 आता है और अर्थव्यवस्था बहुत सारे कारणों से गड़बड़ा जाती है। और जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है तो ये सारी चीज़ें सरफेस पे आती हैं, सामने आती हैं, लेकिन इसके साथ हो चुकी होती है देरी। और ये जो कैंपस प्लेसमेंट का सिलसिला था, कंपनियों की जब आर्थिक प्रगति रुक गई तो नई नौकरियां देना बंद हो गया
और बड़ी संख्या में नौजवान ऐसे हुए जिनको कैंपस से नौकरी मिली ही नहीं। और 1990 से लेके 2009 के बीच में जितने नौजवान पढ़ के निकले उनमें से ज़्यादातर को काम नहीं मिला। ये है बेरोज़गारी की समस्या। और जब उनको काम नहीं मिला तो उसके कारण जो है वो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के करीब ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जिनको कि कहते हैं हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी का मतलब होता है कि ऐसी आबादी, ऐसे लोग, ऐसी जनसंख्या जिसके पास जो एक तरह से बोझ है समाज के ऊपर, क्योंकि वो समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती है। 30 से 40 साल उम्र के ये हिकिकोमोरी यानी ये ऐसे नौजवान हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। ये इंटरनेट एडिक्ट हैं, घर के अंदर बंद रहते हैं और किसी भी प्रकार के किसी भी उत्पादन में योगदान नहीं देते हैं, क्योंकि पहले इनको नौकरी नहीं मिली। और जैसा मैंने भारत का आंकड़ा भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 45 लाख लोगों ने जॉब की तलाशी छोड़ दी है। इस तरह से नौकरी की तलाश छोड़ चुके लोगों की आबादी जब समाज में बढ़ती जाती है और उनके पास इस तरह के हिकिकोमोरी जो हैं वो 1 करोड़ हैं, 10 मिलियन यानी उनसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ एक साल में, हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तय कर चुके हैं कि भैया आप नौकरी नहीं मिलेगी इसलिए ढूंढना नहीं। मेरा आंकड़ा नहीं है और इस आंकड़े को किसी ने भी चुनौती नहीं दी है। अब छोटे मोटे कारोबार, सपोर्टिव काम करके आप कबाब बेच के, पकोड़े बेच के कितना काम धंधा कर लोगे। जाहिर बात है कि ये जो जनरेशन है ये अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। और बड़ों का मतलब है बुजुर्ग, वो बुजुर्ग लोग जो अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा काम धंधा कर रहे हैं जिसके कारण वो बच्चों को पाल सकें, क्योंकि इनको ना तो कोई नौकरी दे रहा है, ना इनको नौकरी करने की आदत रह गई है। इसको आप मजाक की भाषा में या दूसरी भाषा में नल्ला कहना चाहे तो नल्ला कह सकते हैं भारत की भाषा में, लेकिन उनकी भाषा में ये हिकिकोमोरी होता है। 30% आबादी जापान की बुजुर्ग है और उस 30% बुजुर्ग आबादी के ऊपर ये पूरी की पूरी जनरेशन 1 करोड़ लोगों की निर्भर है, जो कुछ नहीं करती है, जिसको माँ बाप ही खिलाते पिलाते हैं। अब आपका लड़का रोज़गार नहीं करता है, काम धंधा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो भारत में भी होता है, तो माँ बाप कहते हैं भैया ऐसे बच्चे की शादी क्या करें। तो इसी तरह से जापान में भी जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं था, ना तो वो शादी कर सकते थे, ना उनसे कोई शादी करने को तैयार होने वाला था, ना तो उनको लड़की मिलने वाली थी, ना उनको कोई लड़का मिलने वाला था, तो वो बेरोज़गार अविवाहित भी हो गए। और जब वो अविवाहित हो गए तो जापान में इन पूरे साल, इस पूरे दौर के बीच में बच्चे ही पैदा होने की रफ्तार बहुत कम हो गई। यानी एक गैप बन गया, और वो गैप ये बन गया है कि जापान में जितने बुजुर्गों की तादाद है उतने ही नौजवानों की तादाद है। अब आप सोचिए, एक बेरोजगारी की समस्या से किसी समाज पे कितना असर पड़ सकता है। ये जापान का उदाहरण हमारे सामने है। बेरोजगारों की तादाद और रिटायर्ड लोगों की तादाद एक दूसरे को मिला लें अगर, तो कमाने वालों से और देश में उत्पादन करने वालों से ज़्यादा हो गई है। ऐसे लोग 20% हैं जो नल्ले हैं, 20% नल्ले और 30% बुजुर्ग। 50% आबादी का पूरा योगदान जापान के उत्पादन में और प्रगति में नहीं है। ये होता है बेरोज़गारी का असर, जो हमको दिखाई नहीं देता है। हमको सिर्फ इतना लगता है कि इस आदमी को रोज़गार नहीं मिलेगा तो ये कुछ और काम करेगा, लेकिन आप इस दशा को देखिए। और ये आबादी कहलाती है जापान की लॉस्ट पॉपुलेशन, लॉस्ट एज। यानी एक पूरा का पूरा एक ऐसा चंक है उम्र का जो है भी और नहीं भी है, एक सामाजिक बोझ है और जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है।
उसका कसूर है तो सिर्फ इतना है कि जब वो पढ़ लिख के कॉलेज से निकला था, उस साल में और उसके बाद के सालों में देश में नौकरियां नहीं थीं, देश में नौकरियां बन नहीं रही थीं। अब जापान की सरकार अगर हमारे यहाँ की तरह के कौतुक करती तो करती रहती, जैसे हमारे यहाँ सरकार करती है, भर्ती निकालती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर भर्तियाँ गायब हो जाती हैं, या फिर कहेगी कि भाई ठीक है सबको निपटा दो 4-4 साल नौकरी देके, और सबको लगेगा कि हमको रोज़गार मिल गया और किसी को रोज़गार नहीं मिलेगा, अग्निवीर बनाओ। ऐसा कौतुक नहीं करती है। और ये भी नहीं कर रही है कि रिटायरमेंट की एज हटा दो, ये भी नहीं कर रही है कि बहाने बहाने से सरकार सर्कुलर निकाले कि उत्तर प्रदेश में सबकी स्वास्थ्य जांच होगी, सबकी एफिशिएंसी जांची जाएगी, जो आदमी काम का नहीं लगेगा उसको निकाल दिया जाएगा। ये रोज़गार पैदा करने के अजीबोगरीब जो तरीके हैं, टोटके हैं, ये भी वहाँ की सरकार नहीं करती। तो वहाँ की सरकार ने अभी एक इजी लोन की सिस्टम शुरू किया है, जिसमें वहाँ का बैंक आसानी से ऐसे लोगों को लोन दे देगा, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। और इसको लेकर बाकायदा एक बड़ी चिंता वहाँ के समाज में है कि इन लोगों का कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये लोग घर में बंद रहते हैं, घर के थोड़े बहुत काम करते हैं, काउच पे पड़े रहते हैं, इंटरनेट में डूबे रहते हैं, कुछ नशे के एडिक्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहीं बाहर किसी को चाकू मार दिया, कहीं कोई हत्या कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और अभी शिंजो आबे की हत्या के बाद में ये मसला एक बड़ा मसला बन के सामने आया और इसको लेके बड़ी संख्या में लोगों के बीच में चिंता हो रही है। तो आज मैंने आपको बेरोज़गारी का एक अलग पहलू बताया, और एक ऐसा पहलू बताया जो बेहद चिंताजनक है, और पूंजीवाद का एक आपको घिनौना चेहरा भी दिखाया कि जब पूंजीवाद की तरक्की रुकती है तो समाज को कैसे बर्बाद कर दिया जाता है। जापान की सरकार किस तरह से सारे के सारे उद्योगपतियों को संरक्षण देती थी, ये भी बताया। ये भी बताया कि उस कार्टेल के अंदर से भी जो कंपनी सबसे ज़्यादा परफॉर्म करती थी, जापान की सरकार उसको खुला लोन देती थी, जितना चाहिए ले लो, टैक्स के पैसे से। और जब उन कंपनियों ने अपनी सारी उनका काम एक्टिविटीज़ उनकी रुक गई, उनकी पोल खुल गई, तो ये नौजवान जिसकी कोई गलती नहीं थी वो सज़ा भुगत रहा है। आज वो 30 से 40 साल के बीच का नौजवान है, जो कितना पोटेंशियल होता है, और वो बुज़ुर्गों पर निर्भर है, अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर है। ये स्थिति है। इस स्थिति को मैं और भयावह बना के आपको बता सकता था, लेकिन जानकारी ही इतनी भयावह है कि इसमें और ज़्यादा क्या बोलूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में नई जानकारी मिली होगी। अगर मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश को जानना ज़रूरी है कि बेरोज़गारी की समस्या के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, देश की आबादी घट रही है, बुड्ढों की आबादी बढ़ जाती है, नौजवानों की आबादी कम हो जाती है, कई नौजवान बेकार हो जाते हैं, घर में पड़े रहते हैं। इतनी सारी चीज़ें बेरोज़गारी से होती हैं। आंकड़ा याद रखिएगा, जापान 1 करोड़ लोगों की बात कर रहा है। हमारे यहाँ CMI का आंकड़ा कह रहा है कि 45 लोग नौकरी की आस छोड़ चुके हैं और नौकरी ढूंढना बंद कर चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद।